आज सेंटर ने वादा किया था कि स्टेटहुड दी जाएगी और इलेक्शंस जल्द से जल्द होंगे। जी हाँ, एलजी साहब की हुकूमत को लोग अब चाहते हैं कि यहाँ एक चुनी हुई सरकार हो, उनके चुने हुए नुमाइंदे हों, चीफ मिनिस्टर हों और मिनिस्टर हों। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने बार बार कहा है कि हम चुनाव कराएंगे और अब लोग चाहते हैं कि जैसे ही डिलिमिटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा आश्वस्त है और वो उनको लगता है कि जम्मू के अंदर मैक्सिमम सीटें बढ़ेंगी और जम्मू के अंदर अगर सीटें बढ़ेंगी तो इसका सीधा फायदा जो है हमें मिलेगा। एज एन ऑपोजिशन पार्टी कोई जानकारी मुझे लगता है किसी ऑपोजिशन पार्टी को नहीं है कि क्या होने जा रहा है जिनका, और भारतीय जनता पार्टी के पास ये मौका है, उनके पास सारा तंत्र है और वो चाहें तो जम्मू के साथ वो जो लंबी बेइंसाफी थी उसको दूर कर सकते हैं। शायद अपनी पार्टी का भी दामन थाम सकते हैं, शायद कांग्रेस में भी जा सकते हैं, शायद किसी और पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। अंदरूनी मामला है, एक पार्टी के लेवल पे वो डिसीजन लें किसको बनाएं किसको ना बनाएं। इस पे मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर टिप्पणी आपको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कर सकते हैं या उनके नेता कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के हालातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अपनी पार्टी जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा जी हैं। सीधी बातचीत करूंगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन दिनों कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जनता जवाब चाहती है लेकिन जवाबदेही कौन देगा ये तय नहीं है। यानी कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर अभी तो राजनीतिक जो है पॉलिटिकल प्रेजेंस जो है वो नहीं है, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है क्योंकि यहाँ पर यूटी के अंदर जो है वो एलजी रूल कर रहे हैं और एलजी अधीन आते हैं सेंटर के। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो अफसरशाही है उसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आखिरकार सेंटर ने जो क्लियर किया था कि इलेक्शंस जल्द करवाएंगे और स्टेटहुड दिया जाएगा, वो कब होगा, अपनी पार्टी से किस तरीके से देखती है और इनकी किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, कैसे ये जनता के बीच में जाएंगे, सीधी बातचीत करते हैं। विक्रम जी, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। विक्रम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, आज सेंटर ने वादा किया था कि स्टेटहुड दी जाएगी और इलेक्शंस जल्द से जल्द होंगे। डिलिमिटेशन जो था वो कमीशन जम्मू में आया, कश्मीर में गया, लोगों से मुलाकात हुई। अब हालांकि औपचारिक ऐलान ही होना बाकी है, मुझे लगता है सारी कार्रवाई खत्म हो ही चुकी होगी क्योंकि जो एक्सटेंशन दिया गया था वो समय अवधि भी पास में आ चुकी है। तो कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि कब संभव समय जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों का आप देख रहे हैं? देखिए, अपनी पार्टी का शुरू से ये मानना रहा है और हम चाहते हैं कि चुनाव जितनी जल्दी हो, जिस तरह से आपने अपने शुरुआती कमेंट्स में कहा कि एक वैक्यूम जो है, जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ना होने के कारण एक वैक्यूम जम्मू कश्मीर के लोग महसूस कर रहे हैं और बहुत लंबा समय हो गया। जी हाँ, एलजी साहब की हुकूमत को लोग अब चाहते हैं कि यहाँ एक चुनी हुई सरकार हो, उनके चुने हुए नुमाइंदे हों, चीफ मिनिस्टर हों और मिनिस्टर हों, ताकि लोग अपनी बात कह सकें, ताकि लोग कोई दरवाज़ा उनके पास खटखटाने को हो, क्योंकि जो चुने हुए लोग होते हैं उनकी जवाबदेही ज़्यादा होती है बनिस्बत हमारे अफसरों से। अफसर भी अपना काम कर रहे हैं पर उनकी एक अप्रोच जो है वो हमेशा अलग रहती है जो इलेक्टेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलएज होते हैं उनसे। तो वो एक कमी जम्मू कश्मीर के लोग महसूस कर रहे हैं और वो केंद्र वचनबद्ध भी है और आदरणीय प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने बार बार कहा है कि हम चुनाव कराएंगे और अब लोग चाहते हैं कि जैसे ही डिलिमिटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो और उसकी रिपोर्ट आए और उसके बाद यहाँ चुनाव करा जाए, यहाँ एक चुनी हुई सरकार आए। डिलिमिटेशन कमीशन पे अगर आऊँ मैं तो डिलिमिटेशन कमीशन जो अभी सीट्स जो बढ़ेंगी 6 से 7 सीटें कहा जा रहा है कि इससे इंक्रीज होंगी। जम्मू के लोगों को, जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा आश्वस्त है और वो उनको लगता है कि जम्मू के अंदर मैक्सिमम सीटें बढ़ेंगी और जम्मू के अंदर अगर सीटें बढ़ेंगी तो इसका सीधा फायदा जो है हमें मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक जमीनी सतह से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, आपको क्या लगता है अगर जम्मू प्रोविंस के अंदर सीटों को बढ़ाया जाता है तो कौन सा ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पर अगर सीट बढ़ाई जाएगी तो वाकई में जम्मू को हित में जो है वो फायदा? देखिए, अभी तक तो अगर किसी को जानकारी है क्या हो रहा है वो सरकारी तंत्र है। हमको एज एन ऑपोजिशन पार्टी कोई जानकारी मुझे लगता है किसी ऑपोजिशन पार्टी को नहीं है कि क्या होने जा रहा है। जब वो डिलिमिटेशन कमीशन आया था, यहाँ लोग मिले, लोगों ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे समेत वहाँ अपने अपने विचार रखे और अपनी सुझाव भी रखे। अब किस तरह से उन सुझाव और विचारों को लिया गया है वो तो जब एक खाका निकल के आएगा डिलिमिटेशन कमीशन का, और भारतीय जनता पार्टी के पास ये मौका है कि वो जिस असमानता की बात करती थी कि इतने साल कश्मीर की सीटें ज़्यादा रही, जम्मू डिज़र्व करता था ज़्यादा सीटें, आज उनका राज है, आज उनके पास सारा तंत्र है और वो चाहें तो जम्मू के साथ वो जो लंबी बेइंसाफ़ी थी उसको दूर कर सकते हैं। तो ये देखने में मतलब एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट भी हमारे लिए जो उसका नतीजे आएंगे डिलिमिटेशन कमीशन के, वो उस वक्त पता चलेगा इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है या एक ही जैसी है। क्योंकि आज इनके पास मौका है, आज चाहे यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं,
केंद्र शासित प्रदेश है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी हमको उसके बारे में जो कही सुनी बातें हैं या मीडिया के माध्यम से जो पता चलता है उतना ही पता है जी। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आपकी पार्टी के अंदर भी देखा गया है पिछले दिनों में कि काफ़ी लोग जो हैं वो ज्वाइन किए हैं, और अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब 2 नेता जब गए, उसके बाद एक वहाँ पर भी जो खलबली है जो मची है दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑफिस वेरियस की पोस्ट दी गई है, वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा आते ही मिल गया है, और जो पुराने वर्कर्स हैं कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं, और ऐसा माहौल भी लग रहा है कि शायद नाराजगी जो है इस कदर भी हो सकती है कि आने वाले दिनों में वो पार्टी का दामन भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो वर्कर इतने सालों से मेहनत कर रहा था, जब उसको वो हक नहीं मिला, वो मेहनत का वो उसको उस तराजू पे तौला नहीं गया, तो वो शायद नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देगी। शायद अपनी पार्टी का भी दामन थाम सकते हैं, शायद कांग्रेस में भी जा सकते हैं, शायद किसी और पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। कैसे देखते हैं इस सब को? देखिए, ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, एक पार्टी के लेवल पे वो डिसीजन लें किसको बनाएं किसको ना बनाएं। इस पे मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर टिप्पणी आपको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कर सकते हैं या उनके नेता कर सकते हैं, उसमें तो नहीं है। पर राजनीति में दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, विचारों की लड़ाई है, यहाँ कोई पर्सनल लड़ाई तो होती नहीं। पर अगर किसी का विचार कहीं नहीं मिलते और कहीं कोई घुटन महसूस करता है तो वो अपने लिए रास्ते खोजता है, तो इसमें वो किसको बनाएंगे कैसे करेंगे, और वो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा टिप्पणी मेरा करना ठीक नहीं है। अलबत्ता कहीं से भी लोग आएँ जो कहीं अपनी पार्टी का दामन थामना चाहता है, वो मोस्ट वेलकम। एक सवाल जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि पंजाब के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के एक बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है उन्हें इस्तीफा दिया, और उसके बाद वो दिल्ली के अंदर गए, वहां पर उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, कयास लगाया जा रहा था शायद वो नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। ऐसे ही गुलाम नबी आज़ाद एक बड़े नेता और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, एक आप उनके साथ बड़ी भांति जानते हैं उनको, अगर मैं व्यक्तिगत राय आपसे मांगू तो आप उन्हें कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बागी तेवर दिखाई दे रहे हैं उनके भी, कांग्रेस से खफा दिखाई दे रहे हैं, और उनके जितने अपने लोग उनके थे उन सब ने इस्तीफा दिया ये कहकर कि हमें प्रेसिडेंटशिप मंजूर नहीं है, जो हमारा नेतृत्व है हमारी वो बात नहीं सुन रहा है। कहीं ना कहीं वो खेमा भी अस्वस्थ नजर आ रहा है कांग्रेस से। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि एक और पार्टी फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के अंदर संभव है? देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि अभी बहुत सारी राजनीतिक उठक पटक होने बाकी है जम्मू कश्मीर के इतिहास में, जब तक चुनाव नहीं आ जाते। आज़ाद साहब यकीनन एक बड़ा चेहरा हैं और एक कद्दावर नेता हैं जम्मू कश्मीर के, और फिर मैं आपको कहूँगा कि पार्टी का वो अंदरूनी मामला है, वो अंदरूनी कला है जो वो उनको वो जग जाहिर है, जो लोग जानते हैं कि किस तरह से हो रहा है। पर एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट हमारी समझ में जो आता है कि जिस तरह से अग्रेसिवली आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के दौरे कर रहे हैं और जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ संकेत राजनीतिक वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और इतिहास में हमारे सामने है बहुत सारी जो चीज़ें उम्मीद नहीं की भी जाती वो हो जाती हैं राजनीति में। तो कल क्या हो वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, पर हाँ, वो कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई है, उनके मतभेद हैं, वो केवल अंदर है कि नहीं। अब एक धड़ा पूरा ही इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, और जो पूरी चुनौती दे रहा है केंद्र की लीडरशिप को भी और स्टेट की लीडरशिप को भी, और उसमें उनको फैसला लेना है कि वो क्या लेंगे। एज ए अपनी पार्टी अगर मैं बात करूं तो आप एक अहम ओहदे पर हैं, और बातचीत क्योंकि आप उस पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए मैंने ये सवाल भी आपसे पूछा, और आप बड़ी भांति जानते हैं कि पार्टी के अंदर ही किस तरीके का माहौल जो है वो रहता है। और मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्या अपनी पार्टी ने भी अप्रोच जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब से की है, या उनकी मुलाकात आपसे आपके सीनियर नेताओं से हुई? कोई आने वाले समय में कोई संकेत इस तरीके के भी हैं कि हम जो है वो संगठन जो है बना सकते? साहब ने तो वो खुले तौर पे कहा कि मेरे लिए कोई भी सियासी तौर पे अनटचेबल नहीं है, तो उसमें सब आ जाते हैं। मतलब आप ये साफ तौर पे संकेत हैं कि आने वाले समय में अगर इलेक्शंस होती हैं, अगर अपनी पार्टी के साथ उनका गठबंधन भी दिखाई दे तो वो आप जाने को तैयार हैं? पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। वहाँ कल राजनीति में क्या हो, अगर शिवसेना और कांग्रेस वहाँ सरकार बना सकती है, एनसीपी, तो लेह में बीजेपी और एनसी मिलके बना सकते हैं, तो संभावना तो राजनीति में अपार रहती है। जम्मू की बात करूँ तो रीजनल पार्टीज़ की बात करूँ तो कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, कई अपनी ही पार्टी में थे, लेकिन उनका गठबंधन जो था वो कांग्रेस के साथ या एनसी के साथ रहा। वो सारे एक मंच पर दिखाई दिए, और यूनाइट जम्मू के नाम से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें रमन बला बैठे, चौधरी लाल सिंह बैठे, हर्षदेव सिंह बैठे, और भी 2-3 लोग और बैठे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हम जम्मू को अलग स्टेट बनाने का जो है उसकी मांग करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये लोग जब अपनी पार्टीज में थे, जब सत्ता के अंदर थे, ये आवाज तब उठाई जाती तो बेहतर रहता? अब आवाज उठा रहे हैं, अब टाइम निकल चुका। आपने अपने सवाल का जवाब साथ ही दे दिया, क्योंकि इनमें से सब लोग जो थे, 1-2 को छोड़ के पूर्व मंत्री रहे, वो सत्ता के भागीदार रहे,
वो उस वक्त की जो कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज थी उनके साथ उन्होंने सत्ता भोगी, मंत्री रहे। उनकी हर्षदेव जी पीडीपी की सरकार में मंत्री रहे जब मुफ्ती सईद साहब चीफ मिनिस्टर थे। भल्ला साहब रहे उमर साहब के साथ, आज़ाद साहब के वक़्त रहे। तो ये आज जम्मू की सबको याद आ रही है, कोई जम्मू जम्मू कर रहा है, कोई प्लेटफॉर्म बना रहा है। मुझे लगता है ये उन लोगों द्वारा ये पहल करना जो उस सिस्टम के को भोगा भी है और जिसके भागीदार भी वो रहे हैं। तब उनको जम्मू की किसी बात की याद नहीं आई, तब उन्होंने जम्मू के किसी सवाल पे अपने कैबिनेट से इस्तीफ़ा नहीं दिया, अपनी पार्टी नहीं छोड़ी, कैबिनेट में बात नहीं उठाई। उस वक्त तो एक प्लेटफॉर्म था, जम्मू से जिन लोगों को मंत्री बनाया गया, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो बात कर सकते थे। पर आज जब अपनी राजनीतिक जो ज़मीन है उसको तलाशने के लिए या एक वो स्वर उठाने के लिए, पर जम्मू के हितों की रक्षा जो है वो तो जम्मू के लोग खुद करेंगे, है ना। राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता आते जाते हैं, पर एक सोच जो जम्मू कश्मीर की इकट्ठी, जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने की सोच है, वो देश हित की सोच है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को अगर इकट्ठा रखने का केंद्र नेतृत्व में फैसला किया तो कुछ सोच उनके पास ऑप्शन थी कि वो अलग स्टेट जम्मू की मानते, और उस जो ये लोग वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं अलग स्टेट की, उसमें कितना साथ उनको है, कहाँ कितना। जम्मू खाली जम्मू शहर तो नहीं है, रामनगर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी और जम्मू की एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। जम्मू शहर में कठुआ से लेके पुंछ तक, डोडा भद्रवाही, ये सारा सब इलाका है। तो वो कहीं ना कहीं जब एक पूरे जम्मू में आवाज़ उठेगी और पूरा जम्मू जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध सब इकट्ठे आवाज़ उठाएंगे तो उस आवाज़ को बल मिलेगा। वो लोग जो सत्ता में रहे हैं और जैसे जो आज वो कश्मीरी नेताओं के खिलाफ भाषण देते हैं, तो वो उसको जनता सीरियसली नहीं लेती। फारूक अब्दुल्ला जी और मुफ्ती महबूबा जो हैं, दोनों के बयान जो हैं वो इस समय काफ़ी चर्चा में हैं। फारूक अब्दुल्ला की बात को रिसेंटली उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया, अब हमें उस तरीके का आंदोलन करना पड़ेगा और हमें इस तरीके की आहुतियाँ देनी पड़ेंगी, तब जाकर हम फिर से 370 और 35 से लाएंगे। दूसरी तरफ मुफ्ती महबूबा जो है उन्होंने दिल्ली के अंदर धरना दिया, प्रदर्शन में उन्होंने ये कहा कि जो किलिंग्स हो रही हैं, इनोसेंट किलिंग कश्मीर के अंदर, उसे रोका जाए। अब वो किलिंग्स कौन सी किलिंग्स कह रही थी, जो मिलिटेंट मारे जा रहे हैं उनकी किलिंग्स कह रही थी, या फिर जो सच में सिविलियंस को मारा गया उनके लिए कह रही थी, वो स्पष्ट नहीं किया इन बयानों, क्योंकि एक दोनों सीएम रह चुके हैं और एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बयान को कैसे देखते हैं? अच्छा, तो ये होता कि महबूबा मुफ्ती उस वक्त भी निकल के बाहर आई होती जब बिंद्रू साहब की हत्या हुई, जब वो बिहार के निहत्थे गोलगप्पा बेचने वालों को मारा गया, तब वो कहाँ थी? तब उनको क्यों दर्द नहीं होता है? और वो बिना वेरिफिकेशन के, अभी तो रिपोर्ट आनी बाकी है इंक्वायरी की कि उसमें कौन लोग मुलविस थे, कौन मिलिटेंट थे, सिविलियन भी थे। हम नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह को मारा जाए, चाहे वो कोई भी हो। और कितनी और लोगों की जान फारूक साहब आहुतियाँ और चाहते हैं, जिससे पहले कि उनके कलेजे को ठंडक मिलेगी। ये लोग तो अपनी राजनीति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, और ये पहले भी जा चुके हैं। आप डॉक्टर साहब के पहले बयान निकाल के देखिए, वो उन्होंने हर हद पार की है और लोगों को उकसाने की। पर आज जब उनको लगता है कि हमारे हाथ से सत्ता फिसलती जा रही है, तो इतने इस किस्म के ओछे बयानों पे वो राजनीति कर रहे हैं कि हमको अभी और कुर्बानियाँ। आज 70-80 हज़ार, 1 लाख के करीब नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं इस मिलिटेंसी, इस एक्सट्रीमिज्म की वजह से, इन बयानों की वजह से उन कब्रों में है, और वो कई नौजवान जेलों में है। तो आज अगर महबूबा मुफ्ती को दर्द है, उनको दर्द उस वक्त क्यों नहीं उठता है जब कोई सिक्योरिटी फोर्सेस वाला मारा जाता है, कोई पुलिस वाला मारा जाता है, जब निहत्थे लोगों को मारा जाता है, पॉलिटिकल वर्कर्स को मारा जाता है, पंच सरपंचों को मारा जाता है। जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आखिर में आपसे। भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ जम्मू कश्मीर के हैं रविंदर रैना, उन्होंने एक बयान दिया, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो इकट्ठा होकर सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, जब बाकी पार्टीज हैं, क्या इनको कंपटीशन मानते हैं आने वाले समय में इलेक्शंस में? उन्होंने कहा कि जिन्ने भी हैं, डोगरी च उन्हें जवाब दिता, जिन्ने भी हैं सारे भारतीय जनता पार्टी जाना है, और उन्हें आख्या कि असें टारगेट दी ओड़े इस बारी 50+ सीटां जितनियां ने और सीएम साड़ा होना है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इतने आश्वस्त कैसे हैं कि जितने भी लोग हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे और सीएम जो है वो, यानी कि ये फिक्सिंग गेम चल रही है, पहले से डिसाइडेड है। ये रविंदर रैना जी तो इस किस्म के बयान आए दिन देते रहते हैं, और मुझे लगता नहीं इसमें इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं, पर हर पॉलिटिकल पार्टी की ये एक कोशिश रहती है कि हम भी बोलते हैं कि हम सरकार अपने दम पे बनाएंगे अपनी पार्टी,
हमारी इतनी सीटें होंगी कि हम सरकार अपने दम पे बनाएंगे। इसी तरह से बाकी सारी राजनीतिक दल भी सोचते हैं। तो ये सपने लेना और ये सोचना एक अच्छी बात है राजनीति में, पर जो लोग आज एक फैसला राजनीतिक तौर पे लेते हैं, मुझे लगता है यहाँ राजनीतिक जो अपोजिशन के तौर पे एक बार बार हम बात करते हैं, आपने जैसे सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी के पास एक, क्योंकि वो सत्ता में रहे हैं, जम्मू संभाग से सीटें लेते रहे हैं, और एक लोग उम्मीद करते थे कि एक प्रजातंत्र में एक सशक्त अपोजिशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रांग अपोजिशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। और वो कहीं ना कहीं खुद ही उनके घर का भेदी लंका ढाए खुद ही को कमज़ोर करने में लगे। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें जम्मू में राजनीतिक जो समीकरण बनेंगे, तो शायद वो कहीं ना कहीं फेवर करेंगे किसी एक स्ट्रांग राजनीतिक दल को, क्योंकि अगर आपके पास अपोजिशन कमज़ोर होगी तो अपोजिशन का आज मेजर रोल है कि वो सब इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और एक जम्मू और कश्मीर दोनों की को इकट्ठा लेके चलने की बात करें। और एक जो माहौल हमने 2014 में देखा जब ये भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने सरकार बनाई, और उसके बाद से जो आज तक हालात जम्मू कश्मीर को ने, तो मुझे लगता है जम्मू के सारे राजनीतिक दलों का ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने आप को संगठित करें और एक अच्छे विपक्ष का रोल अदा करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया। तो जितना भी विपक्ष है वो अपने आप को संगठित करे ताकि आने वाले समय में एक स्ट्रांग विपक्ष जो है वो सामने आए, क्योंकि सेंटर में भी देखा जा रहा है कि विपक्ष नहीं है, और आवाज जब उठाएगा विपक्ष तो तभी केंद्र में जो बैठी सरकार है वो जवाबदेही तय करे। क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के हालात कुछ इसी तरीके के हैं। जनता चाहती है जवाब चाहती है महंगाई पर, जवाब चाहती है अनएम्प्लॉयमेंट पर, जवाब चाहती है बढ़ती हुई जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं, बढ़ती हुई जो हमारी गैस सिलेंडर के दाम है। लेकिन जवाब जो आता है वो आता है पाकिस्तान, वो आता है मिलिटेंट्स, वो आता है अब की बार इतने पार, मतलब जवाबदेही जो है वो तय नहीं की जा रही है। और जवाबदेही कौन देगा? केंद्र में जिनकी सरकार है, जब उनके स्पोक्स पर्सन से सवाल पूछे जाते हैं तो वो जवाब देने से कतराते हैं और सीधा साफ तौर पर ये कहते हैं कि हमें जो है वो ऑर्डर नहीं है, जब तक हमें कोई आदेश नहीं होगा तब तक हम कोई रिप्लाई नहीं दे सकते। अब आने वाले दिनों में समीकरण कैसे बनेंगे, जम्मू कश्मीर के हालात किस तरीके के रहेंगे, इलेक्शंस कब होंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज की मुलाकात आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपनी राय। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। आदित्य डोगरा के साथ शुभम लेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।